हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म इन्वेस्टमेंट फॉर योर फ्यूचर। तो आज हम इस वीडियो सीरीज के अगले चैप्टर यानी चैप्टर 6 को जानेंगे, जो कि मानव विकास के बढ़ते क्रम के अनुसार राज्य यानी कि स्टेट सिस्टम जैसे अहम पड़ाव और इससे जुड़े अन्य विषयों के बारे में है। आइए जानते हैं आज के क्लास डिस्क्रिप्शन को, जिसके अकॉर्डिंग आज हम क्लास 6 के चैप्टर 6 को समझेंगे, जिसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इसके साथ ही आप इस वीडियो सीरीज से संबंधित अन्य चैप्टर्स की वीडियोस को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक्स पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अब आपको स्क्रीन पर एक प्रश्न दिख रहा होगा, जिसके अनुसार कुछ लोग शासक कैसे बने होंगे। आज के दौर की बात करेंगे तो हम यानी कि जनता वोटिंग के माध्यम से अपने शासकों का चुनाव करती है, पर शुरुआती दौर में जनता की बजाय जन शब्द का प्रयोग चुनावी प्रक्रिया से जोड़कर देखा जाता था, और यह प्रक्रिया लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी, जिसके तहत कई सारे राजाओं ने यज्ञ जैसे अनुष्ठान करके अपने आप को राजा घोषित करने का प्रयास किया था, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ। अब अश्वमेध यज्ञ में राजा द्वारा एक घोड़ा अन्य स्थानों या राज्यों में भेज दिया जाता था। जो राज्य उसे आगे जाने देता था वह राजा की सर्वोच्चता को मान लेता था, और यदि उस घोड़े को किसी शासक द्वारा रोकने का प्रयास किया जाता तो उसे यज्ञ करवाने वाले राजा के साथ युद्ध लड़ना पड़ता था। यह यज्ञ ब्राह्मणों द्वारा पूरा करवाया जाता था, जिसके बदले में उन्हें उपहार या भेंट आदि मिलते थे। यज्ञ करवाने वाला राजा राज सिंहासन पर आसन ग्रहण करता था, और इसी के बीच सारथी यानी राजा का रथ चलाने वाले का अहम रोल होता था। यह युद्ध में राजा का रथ तो चलाता ही था, और उसी के साथ यज्ञ के समय राजा का गुणगान भी करता था। अब राजा के साथ उसके परिवार से भी कुछ अनुष्ठान करवाए जाते थे। कुछ राजाओं को तो अतिथि के रूप में बुलाया जाता था, जिनका काम केवल यज्ञ को बैठकर देखना होता था। विष या वैश्य आदि द्वारा राजा के लिए उपहार या भेंट लाए जाते थे, परंतु इस तरह के अनुष्ठानों में वर्ण व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर होने के कारण शूद्रों को शामिल होने की अनुमति नहीं मिलती थी। आइए जानते हैं वर्ण व्यवस्था को। इसकी पृष्ठभूमि यानी इसका आधार उत्तर भारत में विशेष रूप से गंगा यमुना क्षेत्र में हुई ग्रंथों की रचना से जुड़ा है, जिन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा गया, जिसमें सामाजिक नियम, अनुष्ठान और इनसे जुड़े विधि विधान का उल्लेख दिया गया है। वर्ण व्यवस्था को ब्राह्मणों द्वारा लाया गया था, जिसमें ब्राह्मणों ने अपने आप को सबसे ऊपर श्रेणी में रखा, जिसका काम वेदों का अध्ययन और यज्ञ आदि जैसे अनुष्ठान करवाना था। दूसरे नंबर पर आते हैं क्षत्रिय, जो युद्ध और लोगों की रक्षा का कार्यभार संभाले हुए थे। तीसरे नंबर पर आते हैं विश्य या वैश्य, जो ग्रामीण पेशे यानी कि कृषि और पशुपालन के साथ साथ व्यापारी वर्ग का भी नेतृत्व करते थे। और आखिरी यानी कि चौथे नंबर पर आते हैं शूद्र, जिनका काम ऊपर की श्रेणियों की सेवा करना था। यज्ञ या अन्य अनुष्ठान करवाने का जो अधिकार है वो क्षत्रिय और वैश्य दोनों वर्णों के पास था, पर शूद्रों के पास ऐसे कई अधिकार नहीं थे, जैसे वे यज्ञ नहीं करा सकते थे, वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते थे आदि। इसके अलावा समाज पुरुष प्रधान होने के कारण महिलाओं की जो स्थिति थी वो शूद्रों के बराबर रखी गई थी, और जो अधिकार शूद्रों के पास नहीं थे वे महिलाओं को भी नहीं मिले थे। अब यदि वर्ण व्यवस्था से जुड़ी अन्य विशेषताओं के बारे में चर्चा करें तो हम पाएंगे कि इस व्यवस्था का जो निर्धारण है वो जन्म पर आधारित था। यानी यदि आप ब्राह्मण के घर पैदा हुए हैं तो वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग ब्राह्मण वर्ण के कामों को ही करना पड़ेगा,
और वैसा ही जीवन अपनाना होगा। अब समाज में बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्हें अछूत श्रेणी में रखा गया था, यानी उन्हें अपवित्र मान लिया गया था, जैसे शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक, शव दफनाने या जलाने की प्रक्रिया से जुड़े लोग आदि। अब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस व्यवस्था की कई पहलुओं की आलोचना की गई थी और कई वर्गों ने तो इन्हें मानने से इनकार तक कर दिया था। जैसे राजा अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, पर वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण पहले नंबर पर आते हैं और क्षत्रिय वर्ण को दूसरे नंबर पर रखा गया था। कई लोगों द्वारा जन्म आधारित व्यवस्था को ही नकार दिया गया। इसके अलावा हर वर्ण को कुछ कामों तक सीमित कर देने का जो विचार है उसको भी गलत आंका गया। कुछ लोग ये मानते थे कि अनुष्ठान या किसी भी प्रकार के यज्ञ का जो अधिकार है वो समाज में सभी को समान रूप से मिलना चाहिए, और छुआछूत जैसी कुरीति को समाज के एक वर्ग ने अभिशाप मान लिया था। परंतु यदि हम इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र को देखेंगे तो यहाँ की तुलना में हालात काफी हद तक ठीक दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ ब्राह्मणों का वर्चस्व और उनके द्वारा बनाए गए नियमों का वर्चस्व कम प्रतीत होता है। अब राज्य का जो सिस्टम है उसकी शुरुआत जनपद के रूप में दिखाई देती है, जिसका अर्थ है जनता के रहने की जगह। पहले केवल जन शब्द का उल्लेख हमें मिलता है, जिसकी चर्चा हम पीछे कर चुके हैं। अब जनपद के कुछ प्रमाण इस प्रकार हैं, जैसे इससे जुड़ी जो बस्तियां हैं, दिल्ली के पुराना किला, मेरठ के हस्तिनापुर और एटा के अतरंजी खेड़ा जैसे स्थानों से मिली है, जिसके अनुसार यह अनुमान लगाया गया कि यहाँ के जो लोग थे वो झोपड़ी में रहते थे, पशुपालन और खेती के व्यवसाय से जुड़े थे। इसके अलावा अलग अलग प्रकार के चित्रण युक्त बर्तन भी मिले हैं, जैसे चित्रित धूसर पात्र, सरल रेखा वाले पात्र और ज्यामितीय आकृति वाले पात्र आदि। यह चित्र चित्रित धूसर पात्र से संबंधित है। इस विधि के द्वारा थाली, कटोरी जैसे बर्तन बनाए जाते थे, जिनकी सतह काफी पतली और चिकनी हुआ करती थी। संभवतः ये बर्तन कुछ महत्वपूर्ण अवसरों पर उपयोग में लाए जाते होंगे। अब जनपद के अगले चरण यानी कि महाजनपद के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, जिसके प्रमाण लगभग 2500 साल पहले की जान पड़ते हैं। अब आप इस दुविधा में होंगे कि जनपद और महाजनपद में अंतर क्या है। तो देखिए, 2500 साल पहले कुछ जनपद महत्वपूर्ण हो गए थे, जिन्हें महाजनपद का नाम दे दिया गया, जैसे मगध। अधिकतर महाजनपदों की अपनी राजधानी होती थी और इसके अलावा किलेबंदी के प्रमाण भी मिले हैं। पर किलेबंदी करना जरूरी क्यों था? इसका पहला कारण तो है राज्य की बाहरी सीमाओं को रक्षा प्रदान करना। दूसरा, इसके माध्यम से राजा अपने राज्य की सर्वोच्चता और समृद्धि का भी प्रदर्शन करता था। राजा द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी इसके माध्यम से किया जाता और इसके साथ ही प्रजा पर भी नियंत्रण की प्रक्रिया को आसान किया जाता। अब किलेबंदी की जो प्रक्रिया है वो बहुत जटिल थी, जिसके लिए एक सटीक यानी फुल प्रूफ प्लानिंग की जरूरत पड़ती थी। निर्माण कार्य के लिए अच्छी गुणवत्ता के ईंट और पत्थर की आवश्यकता होती थी। मानव श्रमिक और अन्य संसाधन भी उतने ही महत्व रखते थे। इन सब विशेषताओं के अलावा महाजनपद के राजा द्वारा एक विशाल सेना का संचालन और रखरखाव किया जाता, जिसके बदले में उन्हें साल भर की सेवा के लिए भुगतान किया जाता था, जो आहत सिक्कों के माध्यम से भी किया जाता था। अब ये मैप महत्वपूर्ण जनपद, महाजनपद, नगरों से संबंधित है।
जो आपको प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन में भी काम आएगा, इसलिए इसे आप वीडियो रोककर अवश्य देख लें। अगला चित्र कौशाम्बी जिले की किलेबंदी को दिखाता है, जिसका एक हिस्सा 2500 साल पुराना माना जाता है। इस किलेबंदी के प्रमाण जो हैं वो इलाहाबाद से मिले हैं। अब क्योंकि राज्य का जो सिस्टम है उसका एक अहम फीचर है टैक्स सिस्टम। कर उगाही के बिना कोई भी राज्य अपनी योजनाओं को चलाने में असक्षम होगा। कर व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन, किले बनवाने, विशाल सेना के भुगतान करने, युद्ध संबंधी सामान जुटाने, राज्य के विकास के लिए अन्य संसाधन जुटाने और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को भुगतान करने जैसी प्रक्रियाओं को पूरा करने में किया जाता था। हालांकि आज के टैक्स सिस्टम में बहुत से अन्य कार्य भी जुड़ गए हैं। वैसे तो राज्य को लोगों से उपहार मिलते रहते थे, पर राज्य को चलाने के लिए इस पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहा जा सकता था, क्योंकि ये उपहार कभी कभी ही मिलते थे। अब कर के भी कई प्रकार थे, जो समाज के अलग अलग पेशे से जुड़े लोगों पर अलग अलग रूप से लगाया जाता था। उदाहरण के लिए फसल उत्पादन पर लगाया गया कर भाग के रूप में लिया जाता था, कारीगरों पर लगाया गया कर श्रम के रूप में लिया जाता था, पशुपालकों पर लगाया गया कर उत्पाद के रूप में लिया जाता था, व्यापारियों पर भी कर लगाया जाता था। इसके अलावा शिकारियों पर भी कर लगाया गया, जो वस्तु के रूप में लिया जाता था। इस समय खेती में दो अहम बदलाव देखने को मिलते हैं। पहला बदलाव यह था कि लकड़ी के हल की जगह लोहे के हल के फाल को प्रयोग में लाया गया, और दूसरे बदलाव के अनुसार खेत में बीज डालने की बजाय धान के पौधे रोपे जाने लगे। और इन दोनों ही बदलाव से कुछ बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जो इस प्रकार हैं। प्रोडक्शन में बहुत अति देखने को मिलती है, यानी पहले से ज़्यादा उत्पादन हो रहा था, अब ज़्यादा पौधे जीवित रहने लगे, पर मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती थी, जो मुख्यतः दास भूमिहीन खेतीहर मजदूरों द्वारा की जाती थी। आज का सूक्ष्म निरीक्षण मगध महाजनपद से संबंधित है, और स्क्रीन पर दिख रहे मैप में आप भारतीय उपमहाद्वीप में मगध की आज की स्थिति को भी देख सकते हैं। मगध एक महाजनपद है, जहां से गंगा और सोन नदी का बहाव होकर जाता था, जिसके कई फायदे भी थे, जैसे यातायात में आसानी हो जाती थी, जल का वितरण और उपजाऊ जमीन में सिंचाई करने के लिए प्रयोग में लाना आदि। यहाँ विशाल जंगल का प्रमाण भी मिला है, जहाँ से हाथी सेना के प्रयोग के लिए जाते थे, लकड़ी घर, गाड़ियाँ और रथ निर्माण के प्रयोग में लाई जाती थी। इसके अलावा लौह अयस्क की खदान औजार और हथियार निर्माण में सहायक होती थी। यदि मगध के महत्वपूर्ण शासकों की चर्चा करें तो बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मानंद का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने राज्य विस्तार को बढ़ावा दिया और उसे मजबूत भी किया। मगध की राजधानी पहले राजगृह थी और फिर पाटलिपुत्र, जो आज पटना के नाम से जानी जाती है। अब आते हैं सिकंदर महान के भारतीय प्रवेश से संबंधित घटना और उसके भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर जाने में मगध का रोल काफी इम्पोर्टेंट था। सिकंदर मैसिडोनिया का शासक था। लगभग 2300 वर्ष पहले उसकी समस्त विश्व को जीतने की अभिलाषा हुई, और इसी अभिलाषा को पूरा करने के लिए वे भारत में व्यास नदी तक पहुंच गया। पर उसकी सेना ने मगध की सेना की विशालता और शक्ति को देखकर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, जिससे मगध महाजनपद की सर्वोच्च शक्ति का अनुमान लगाया जा सकता है। आइए चर्चा करते हैं वज्जी महाजनपद की, जो कि 16 महाजनपदों में से एक था। इसकी लोकेशन
मगध महाजनपद के पास में ही थी। इस महाजनपद की राजधानी थी वैशाली, जो कि आज के बिहार से संबंधित है। इसका एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन गढ़ या संघ पद्धति पर आधारित था, जिसमें कई शासकों द्वारा शासन किया जाता। यह अनुष्ठानिक कार्य यानी यज्ञ आदि सामूहिक रूप से ही किए जाते थे। समस्याओं के निपटारे के लिए एक सभा का आयोजन किया जाता था, जिसमें युद्ध की रणनीति आदि की चर्चा की जाती थी। परंतु महिला, दास और कमकारों को इस सभा में शामिल होने की बिल्कुल अनुमति नहीं थी। भगवान महावीर और बुद्ध का संबंध भी इसी प्रकार के गण और संघों से था, जिनका उल्लेख इनसे जुड़े साहित्य में मिलता है। कई सारे शक्तिशाली शासकों की इन जनपदों और महाजनपदों को जीतने की प्रबल इच्छा होती थी, क्योंकि यहाँ संसाधन, सेना, किलेबंदी और लाभदायक भौगोलिक क्षेत्रों की भरमार थी। लगभग 1500 साल पहले तक महाजनपदीय शासन व्यवस्था चलती रही और फिर अंततः गुप्त शासकों ने इन गणों या संघों पर जीत प्राप्त कर ली थी। आज हम चैप्टर के अंत में दिए गए अन्यत्र विषय की बात भी करेंगे, जिसका टॉपिक है एथेंस नामक राज्य का अध्ययन। यहाँ लगभग 2500 साल पहले डेमोक्रेटिक सिस्टम आया और यह व्यवस्था 200 साल से भी ज्यादा वर्षों तक चली। यहाँ 30 साल से ऊपर के लोगों को नागरिकता दी गई थी, पर दासों, महिलाओं और विदेशियों को नागरिकता प्राप्ति का जो प्रावधान है वो नहीं था। यहाँ भी वज्जी महाजनपद के समान सभा का आयोजन किया जाता था, जिसका अनुमान साल में 40 बार लगाया गया। यहाँ प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति लॉटरी के माध्यम से की जाती थी और इसके अलावा सेना और नौसेना में नागरिकों द्वारा सेवा का भी प्रावधान था। इसी के साथ ही आज की जो वीडियो है यही समाप्त होती है। गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इससे ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें।